हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, जो कि क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 में हमारा डाइवर्सिटी है। जिसके बारे में हम जो बेसिक थीम था डाइवर्सिटी का, जिसमें मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था। जो इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर हमने बनाया था इस बुक का इंट्रोडक्शन का, उसमें हमने हर एक यूनिट के एक बेसिक थीम के बारे में एक नजर डाली थी। तो आज हम हर एक यूनिट उठाएंगे और उसको डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो आज हम जो पहला यूनिट डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विविधता। तो इसमें दो चैप्टर हैं। चैप्टर 1 जो है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब इसमें हम बताया गया कि विविधता होती क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है डिफरेंट समाज के डिफरेंट क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, पॉलिटिकल क्षेत्र हो, इकोनॉमिक क्षेत्र हो, जितने भी फील्ड्स हैं हमारे समाज के, उसमें डाइवर्सिटी का क्या रोल है, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में। फिर चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि जब हम डाइवर्सिटी समझ लिए तो उसके बाद हम इसको रिलेट करेंगे कि क्या डाइवर्सिटी का एक नेगेटिव वे में भी हम देखा जा सकता है। तो उस वहां पे बात आती है डिस्क्रिमिनेशन की, कि डिस्क्रिमिनेशन का डाइवर्सिटी में क्या रिलेशन है। वहां पे हम बात करेंगे कि प्रिजुडाइज क्या होता है, देन स्टेरियोटाइप क्या होता है, देन यदि प्रिजुडाइज और स्टेरियोटाइप है तो फिर ये समाज में असमानता कैसे लाता है, इनइक्वालिटी कैसे लाता है। तो इन हम सारी चीजों पे डिटेल्ड वे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो तो पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो पहले यदि हम डाइवर्सिटी को समझाने के लिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स का सहायता लिया है। जैसे यहाँ पर आप देख ले सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स है, समीर और एक और उसका दोस्त है, उसके बीच में एक कन्वर्सेशन को दिखाया गया है उसमें, और इस कन्वर्सेशन के माध्यम से ही हमारे समाज के डिफरेंट विविधताएं जो है, चाहे वो धर्म की विविधता हो या फिर भाषाएं की विविधता हो, रहन सहन की विविधता हो या फिर कपड़े की विविधता हो, इन सब बातों के बारे में बात किया गया है, ताकि इस कन्वर्सेशन से स्टूडेंट समझ सकें और अपने आम जीवन की जो जीवन है उसको रिलेट कर सकें इस कन्वर्सेशन से। तो हम इस कन्वर्सेशन में डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट उस डाइवर्सिटी का मतलब पे हम यहाँ पे आ रहे हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो हाईलाइटेड पोर्शन आप देख रहे होंगे कि पहले यहाँ पे बात किया गया है कि डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी, मतलब भारत जो है बहुत सारे विविधताओं का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, मतलब हमारे यहाँ डिफरेंट अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, अलग तरह के भोजन का लोग फॉलो करते हैं और अलग अलग तरह के त्योहारों को मनाते हैं, और साथ साथ डिफरेंट अलग तरह तरह के धर्मों को भी मानते हैं। तो ये हमारे विविधताएं की एक फीचर्स है, एक पहचान है। पर एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये जो विविधताएं हैं इंडिया में, हम बोलते हैं कि इंडिया में लगभग सारे तरह के धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो। आखिर ये जो विविधताएं हो, चाहे वो धर्म की हो, भाषाएं की हो, ऐसा बोला जाता है इंडिया में 1600 भाषाएं हैं। हमारे जो शेड्यूल लैंग्वेज है, शेड्यूल लैंग्वेज का मतलब हमारे संविधान में जो भाषाएं मेंशन है, जिसमें हम 22 लैंग्वेज हमारे संविधान में उसको रिकॉग्निशन दिया है। तो ये सब भाषाएं जो है अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, वो कैसे आई, आखिर ये अचानक से तो नहीं आई होगी। इतने तरह के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग, ये तो अचानक से तो इंडिया में नहीं आए। कुछ तरीका होगा, कुछ कारण होगा जिसके कारण इस तरह की विविधताएं हमारे भारत में देखी जाती है। तो उन कारण को समझने से पहले पहले हम ये देखेंगे कि आखिर किस लेवल पे डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में, किस तरह की विविधताएं हमारे भारत में एग्जिस्ट करती है। तो आप देखेंगे कि यदि हम डिवाइड करें डाइवर्सिटी को, तो हम अलग अलग, आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे डाइवर्सिटी को हम देखें तो सोशल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में क्या डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल क्षेत्र में क्या डाइवर्सिटी है, देन हम ले लेते हैं इकोनॉमिक क्षेत्र में क्या डाइवर्सिटी है, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में भी डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल क्षेत्र में भी डाइवर्सिटी है, क्लाइमेटिक क्षेत्र में भी डाइवर्सिटी है। यदि हम सोशल फील्ड में बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे समाज में अलग अलग तरह के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे यहाँ जेंडर डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ कास्ट डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के रेस लोग रहते हैं, चाहे वो द्रविडियन रेस हो, द्रविडियन रेस ऐसा
जो हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, वहाँ पे द्रविडियन रेस रहती है। द्रविडियन भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। द्रविडियन भाषाएं का मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। फिर हम पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो हम आपको पता है कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ लोकतंत्र फॉलो किया जाता है। तो जब हम लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक तरह के लोग अपना एक ओपिनियन रखते हैं, हर एक तरह के लोग अपनी एक आइडियोलॉजी रखते हैं, और उन सबको हमारी सरकार रिकॉग्निशन देती है। और यह क्या होता है, ये रिजल्ट होता है हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल पार्टी। तो हर एक तरह के पॉलिटिकल पार्टी हमारे, आप देखे होंगे हर एक स्टेट में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी भी है। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी है, बसपा है, वैसे ही बिहार में आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, देन जेडीयू है, फिर हरियाणा में है भाजपा है, अ, और भी अलग तरह नए नए पार्टियां हैं। साउथ इंडिया में बहुत सारे पार्टियां हैं, एआईडीएमके है, जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में। तो अलग अलग के वहाँ की रीजनल पार्टियां भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये जो अलग अलग पार्टियां हैं, ये क्या दिखा रही है कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है। ये पॉलिटिकल डाइवर्सिटी क्यों आई? क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक अपना एक राजनीतिक विचारधारा है, एक अपना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अनुरूप उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी का एक निर्माण किया है। और हर एक लोग उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए सरकार में आना चाहते हैं। फिर वैसे हम इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे देश में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी है, मतलब आर्थिक विविधता। मतलब हर तरह के लोग बहुत सारे आर्थिक व्यवसाय को फॉलो करते हैं, अलग तरह के लिवलीहुड है। जैसे दक्षिण भारत में यदि हम कोस्टल एरिया देखें, जो समुद्री तट के जो लोग रहते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो, तमिलनाडु में हो, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे जो जनरल जो जीवन यापन है वो मछली पे होता है। मतलब मछली पालते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, उन्हीं से वो उनका जीवन यापन चलता है। फिर वैसे हम बात कर लें बिहार, यूपी में ले लें, या फिर एमपी में ले लें, तो यहाँ पे जो जो अत्यधिक लोग जो फॉलो करते हैं वो खेती करते हैं। फिर वही हम ले लें दिल्ली वगैरह में ले लें, हैदराबाद ले लें, बेंगलुरु में ले लें, तो हम बोले जाते हैं ये सब आईटी सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं। तो क्या ये सब दिखा रहा है कि हमारे यहाँ एक आर्थिक विविधता भी है। अनेक अनेक तरह के लोग अनेक तरह के व्यवसाय को पालन कर रहे हैं। फिर वैसे देखा है टेक्नोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी फॉलो की जा रही है। फिर आ जाए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि प्राकृतिक विविधता है। जैसे हमारे यहाँ यदि हम जंगल की बात करें, पेड़ पौधे की बात करें, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जीव और जंतु पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें बिहार, यूपी में, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया ले लें, उत्तर पूर्वी भारत में, तो वहाँ पे बहुत घने क्षेत्र में जंगल मिलते हैं, और काफी घने जंगल मिलते हैं। लेकिन यही हम जो मध्य भारत है, एमपी ले लें या फिर तेलंगाना ले लें, वहाँ पे बहुत घने जंगल तो नहीं मिलते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे पेड़ होते हैं, ज्यादा उनके बीच में गैप होता है, तो इसको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। लेकिन जो घने क्षेत्र वहाँ पे पास में ही बहुत, यहाँ पे पेड़ हो गया, फिर इस यहाँ भी एक और पेड़ हो गया, यहाँ पे बहुत घने जंगल मिलते हैं। ये सब उत्तर पूर्वी भारत में हो गया, या फिर वेस्टर्न घाट जो हमारा हो गया, केरला, कर्नाटका या गुजरात से जो ये जो वेस्टर्न घाट पास होती है। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि हमारे इंडिया में जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है। फिर हम आगे बढ़े हैं तो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी का मतलब कि हमारे जो वातावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे जो तापमान है या वर्षा है, उसमें भी एक विविधता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग के तापमान देखे जाते हैं। जैसे हम बात करें मध्य भारत में, तो गर्मी में कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ती है। राजस्थान में गर्मी में कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ती है, राजस्थान के थार डेजर्ट में। तो वही हम बात करें कोस्टल एरिया में, समुद्री तट इलाकों में, तो वहाँ पे जो वेदर होता है या क्लाइमेट होता है, वो ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता है। वहां पे गर्मी में ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड में ना ज्यादा ठंड पड़ती है, नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है। तो इतने तरह की डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में पाई जाती है। तो ये क्या दिखाता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे हर तरह के डाइवर्सिटी अलग अलग लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अब जब हम ये सब बात कर लिए, तो एक क्वेश्चन माइंड में उठता है, आखिर ये इतनी डाइवर्सिटी आई कहाँ से? जैसे मैं पहले बात करता था कि इसका कारण क्या है, इतनी तरह की डाइवर्सिटी क्यों है। अब हम उस पे बात करेंगे, मतलब इसके कारण पे बात करेंगे। तो नीचे जब हम बुक में और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसके कारण पे बात की गई है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शोज अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, दस रीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। मतलब ये कह रहा है कि
हमारे इस डाइवर्सिटी को बनाने में हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कि पुराने समय में या आज के पास्ट में हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण आज की डाइवर्सिटी का एक निर्माण हुआ है। तो कौन से हिस्टोरिकल फैक्टर थे, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। तो वो हम जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। पहले तो हम ये देख लिया कि एक हिस्टोरिकल फैक्टर है। एक और फैक्टर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ज्योग्राफिकल फैक्टर भी होता है, मतलब भौगोलिक कारण, कि जो हमारी विविधताएं हैं उसमें ऐतिहासिक के साथ साथ भौगोलिक कारण भी होता है उसको बनाने में। और वो कैसे होता है वो हम आगे उदाहरण के तौर पर देखेंगे। तो इस किताब में, इस स्पेसिफिकली इस चैप्टर में दो एग्जाम्पल लिए गए हैं जहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे ऐतिहासिक फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर और भौगोलिक कारण कैसे विविधताओं को एक जन्म देता है और कैसे उसको बनाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है लद्दाख का, और एक एग्जाम्पल लिया गया है केरला का, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस लद्दाख और केरला में जो लोग रहते हैं उनके लिविंग स्टाइल को, कैसे उनका जीवन यापन चलता है, उनको एक कंपैरिजन किया गया है कि वहाँ पे क्या भूगोल है, दोनों जगह पे अलग अलग तरह की भूगोल है और क्या उनकी हिस्ट्री रही है। उसके कारण कैसे दोनों जगह, दोनों जो लोग हैं जो केरला में जो रहते हैं और जो लद्दाख में रहते हैं वो डिफरेंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कारण कैसे उनके जीवन यापन में एक अंतर देखा गया। तो सबसे पहले हम बात करें लद्दाख की। तो आपको पता है कि लद्दाख जो है हमारा अभी रिसेंटली जो है, जैसे जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो लद्दाख को एक अलग एक यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का एक दर्जा दिया गया है। तो वहां पे हम देखेंगे कि यदि हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो एक क्या है, डिजर्ट है, एक कोल्ड डिजर्ट है। वहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, बर्फीली एरिया है, पहाड़ी एरिया है। वहाँ पे लद्दाख और जसरार रेंज जैसे जो पर्वत श्रृंखला है वो पास होती है। फिर हम बात करें कि जब पहाड़ी एरिया जब इतनी ठंड पड़ती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कृषि जो है उतनी अच्छे से पॉसिबल नहीं है जितना हम यूपी बिहार में कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे समतल जमीन की बहुत घोर कमी है और जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी वहाँ पे नहीं मिल पाती है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे, मतलब साल में लगभग 8 से 10 महीने वहाँ पे लगभग बर्फ ही रहता है। उसके साथ साथ अब जब इस तरह की भूगोल है तो उस तरह के अकॉर्डिंग वहाँ पे जीव जंतु भी होंगे, तभी तो यदि तापमान बहुत कम है तो वहाँ पे जो जीव जंतु वही रह पाएंगे जो उस तापमान को झेल पाए। तो वहाँ पे जैसे मेनली जो है सीप और गोट मिलते हैं वहाँ पे, स्पेशली वहाँ पे पश्मीना जो गोट है वहाँ पे मिलती है। तो वहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि पश्मीना जो ऊनी कपड़े जो होते हैं वो कश्मीर से आते हैं, वो स्पेशली लद्दाख से आते हैं, क्योंकि लद्दाख में ये जो गोट है पश्मीना गोट वहाँ पे पाई जाती है। उन्हीं गोट से पश्मीना उल वहाँ के लोग निकालते हैं और उससे वो बहुत सारे कपड़े, ऊनी कपड़े बनाते हैं। तो हम देख लिए यहाँ पे कि कैसे भूगोल क्या था वहाँ पे, ठंड प्रदेश। उसके अकॉर्डिंग और भूगोल क्या हुआ, तो जीव जंतु कौन थे, तो गोट एंड शिप। और उसके कारण वहाँ पे पश्मीना ऊन मिल रहा है। अब उस पश्मीना ऊल जो निकालते हैं वही उनका एक जीवन यापन है। उस पश्मीना ऊल को वो बेचते हैं, उन्हें जो पैसे कमाते हैं उन्हीं पैसे से वो अलग तरह के सामान की खरीदारी करता है और इस तरह से उनका एक जीवन यापन चलता है। तो हम देख लिए कि कैसे वहाँ पे एक अलग तरह के लोग हैं, एक विविधता हुई एक आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। उसका कारण क्या था, तो भौगोलिक कारण था। अब हम देखेंगे कि ऐतिहासिक कारण का क्या रोल है, आखिर हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है कि वहाँ के लोग अलग तरह के जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे आगे आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वहाँ पे जो लोग हैं वो बुद्धिज्म धर्म को भी फॉलो करते हैं और मुस्लिम धर्म को भी फॉलो करते हैं। वहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, मतलब बुद्धिज्म भी है और मुस्लिम धर्म भी है। पर बुद्धिज्म कैसे आया वहाँ पे, मुस्लिम जो रिलीजन है वहाँ पे कैसे आया, तो हम देखेंगे वहाँ पे कि जो बुद्धिज्म है, आपको पता है हम इंडिया का मैप देखें, यहाँ पे देखें कि हम बुद्धिज्म जो था यहाँ पे ओरिजिन हुआ था यूपी बिहार के आसपास। यहाँ से वो हर जगह पर्कुलेट हुआ था, हर जगह पे इसका जो रीच था वो बढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा लद्दाख है, तो यहाँ से चल चल के वो यहाँ पे लद्दाख पहुंचा था बुद्धिज्म रिलीजन। तो इस तरह से हम देखा कि पास्ट में कैसे बुद्धिज्म रिलीजन यहाँ पे पहुंचा, फिर वहाँ के लोग यहाँ पे कैसे इसको फॉलो करने लगे और फिर यहीं से बुद्धिज्म रिलीजन तिब्बत में जा पहुंचा। तो इस किताब में भी, इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि जो तिब्बत जो यहाँ पे है, यहाँ पे बुद्धिज्म जो है इसी लद्दाख से होते हुए आया था। तो हम देख लिए कैसे कि ऐतिहासिक कारण जो है यहाँ पे बुद्धिज्म रिलीजन को एक जन्म देती है लद्दाख में, जो एक अपनी एक विविधता की पहचान देती है यहाँ पे। हम देख लिए कैसे हिस्टोरिकल फैक्टर यहाँ पे विविधता को एक जन्म दे रही है। फिर वैसे हम इस्लाम धर्म की ले लें तो इस्लाम धर्म भी यहाँ पे आया था लद्दाख में। इस्लाम धर्म इधर से आया था, नॉर्थ वेस्ट से, तो इस्लाम धर्म इधर भी पर्कुलेट किया। तो इस तरह से हिस्ट्री में देखें, मेडाइवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में, तो इस्लाम धर्म यहाँ पे आया था, लोग यहाँ पे डिफ्यूज किए थे। जो दिल्ली सल्तनत था इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी पड़ा।
तो इस तरह से जो ऐतिहासिक फैक्टर है आज की विविधता को जन्म दे रहे हैं या उसकी पहचान को परिभाषित करते हैं। फिर हम ये भी बात करते हैं कि जो केसर सागा वहाँ पे एक गाना गाया जाता है, एक फोक सॉन्ग है, वहाँ पे गाया जाता है। वो केसर केसर जो सागा है वहाँ पे दोनों मुस्लिम और बुद्धिस्ट समुदाय दोनों इस चीज को गाते हैं, क्योंकि दोनों सालों से लगभग 100 सालों से 200 सालों से 300 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, और साथ में रहने के कारण उनकी कल्चरल भी एक दूसरे से मिल रही है, एक दूसरे को पहचानने लगे हैं, तो एक दूसरे के कल्चर को भी फॉलो करने लगे हैं। तो केसर सागा उसी का एक पहचान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब ये तो हमने लद्दाख की बात कर ली, अब हम केरला की बात करें तो केरला में भी हम देखेंगे कि कैसे केरला का जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ की आज की डाइवर्सिटी को, आज की विविधता को कैसे परिभाषित करती है। तो हम जानते हैं कि केरला में जो मेनली जो कल्टीवेशन होता है, जो जीवन यापन होता है, वो फिशिंग होती है, जो लोग जो है जनरली क्या है वो मछुआरा है, या फिर वहाँ पे प्लांटेशन एक्टिविटी ज्यादा होती है, स्पाइसेस जो मसाला की खेती ज्यादा होती है। तो क्यों आखिर खेती होती है, जीवन यापन क्यों है वहाँ पे, इतनी विविधता क्यों है अदर कंट्री अदर स्टेट रिस्पेक्ट में। बिहार यूपी में तो खेती की जाती है, नॉर्मल जो गेहूं चावल की खेती होती है, पर केरला में तो गेहूं चावल की ज्यादा खेती होती नहीं है। वहाँ पे तो चाय कॉफी या फिर मसाला की खेती होती है, या फिर मछली पालते हैं वहाँ पे लोग। तो ये जो विविधता है वो क्यों है, तो उसका हम कारण देखेंगे कि वहाँ के भौगोलिक स्थिति जो है केरला की, उस भौगोलिक स्थिति के कारण ही इस तरह का जीवन यापन देखने को मिल रहा है। हम देखेंगे केरला को, तो हम यदि मैप देखें इंडिया में, तो यहाँ पे केरला आता है, ये हम इंडिया का मैप दे रहा है, ये साउथ इंडिया हमारा है, यहाँ पे इंडियन ओशियन रीजन है। तो ये जो केरला है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट पाया जाता है, ये हमारा अरेबियन सी है। तो ये जो अरेबियन सी है, तो जब अरेबियन सी को इस समुद्र किसी एरिया से पास में होता है, तो वहाँ पे लोगों का जो ऑब्वियसली वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे मछली यापन करेंगे, क्योंकि बहुत इजी होता है मछली पालने में। एक कारण हमें मिल गया कि कैसे भूगोल जो है मछली यापन को एक विविधता में परिभाषित कर रहा है। वैसे यदि हम पहाड़ी इलाका देखें तो यहाँ पे हिली एरिया है, वेस्टर्न घाट पास होता है, यहाँ पे ये केरला है, फिर यहाँ पे कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है। तो ये पूरे चारों स्टेट से वेस्टर्न घाट पास होती है, और ये वेस्टर्न घाट हिली एरिया है। तो इस हिली एरिया के कारण प्लांटेशन एक्टिविटी जो है, चाहे वो चाय की हो या फिर कॉफी की हो या फिर मसाला की खेती हो, इस हिली एरिया के कारण वहाँ पे अच्छे से हो पाती है, इसलिए वहाँ के लोग इन हिली एरिया में इन सब की खेती करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैसे भौगोलिक स्थितियाँ इस डाइवर्सिटी को, जो केरला की जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, कैसे उसको परिभाषित करती है या फिर उसको डिफाइन करती है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। अब बात करते हैं सोशल डाइवर्सिटी। जैसे हम शुरू में हमने बात किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, तो जब हम किसी रीजन की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी हो, जैसे लद्दाख में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी था, क्या था वहाँ पे इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, तो वहाँ पे पश्मीना उल को वो लोग अ, पश्मीना शिप्स निकालते थे, फिर उसको बेचते थे, तो इस तरह की डाइवर्सिटी होती थी। और केरला में क्या है, तो यहाँ पे खेती कर रहे हैं लोग, मसाला की खेती हो या फिर चाय कॉफी खेती हो या फिर मछली पालना हो। तो हम सामाजिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सामाजिक डाइवर्सिटी क्या है, तो केरला में यदि हम बात करें तो यहाँ पे हर तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग रहते हैं, हिंदू समुदाय के भी लोग रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, जुडाइज्म के भी लोग रहते हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी आखिर क्यों है, इतनी डाइवर्सिटी तो अदर स्टेट में नहीं है। तो आखिर इसका रीजन हम जाने तो, जैसे हमने कहा कि दो फैक्टर जो है डाइवर्सिटी को बहुत प्ले करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, वो है क्या है, हिस्टोरिकल फैक्टर और एक है ज्योग्राफिकल फैक्टर, मतलब भौगोलिक स्थिति और एक ऐतिहासिक स्थिति। तो हमने भौगोलिक स्थिति को देख लिया, अब देखते हैं ऐतिहासिक स्थिति। तो जब हम बात करें कि मुस्लिम क्रिश्चियन या फिर जुदाइज्म यहाँ पे कहाँ से आया, तो जब हम बात करें, यदि हम केरला की बात करें, यहाँ पे केरला है, तो आपको पता होगा कि मेडिवल इंडिया में बहुत सारे अरब के जो मर्चेंट थे यहाँ पे आते थे, व्यापार करते थे। यहाँ पे हम जब वास्को डी गामा आया तो यहाँ पे कालीकट जो बंदरगाह यहाँ पे आया था, यहाँ पर जो राजा था जमोरिन था। तो वास्को डी गामा क्या था, वो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करता था। उसके बाद पुर्तगीज लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के लोग आए यहाँ पे व्यापार करने। जो व्यापार करने आए तो वो अपने साथ एक रिलीजन भी लाए, वो रिलीजन क्या था, क्रिश्चियन रिलीजन था। तो इस तरह से क्रिश्चियन रिलीजन केरला में आया, और इस तरह से अपना एक नया धर्म जो है भारतीय समाज में स्पेशली केरला में ऐड किया। तो एक क्या हुआ, एक विविधता को एक जन्म दिया, धार्मिक विविधता को। फिर वैसे ही जो अरबियन मर्चेंट थे वो अपने साथ इस्लाम धर्म को लाए और यहाँ पे उसको पर्कुलेट किया। तो इस तरह क्या हुआ, एक और रिलीजन यहाँ पे जन्म लिया केरला समाज में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट रिलीजन इस तरह से अलग अलग लोगों के थ्रू डिफरेंट इतिहास के अलग अलग समय में यहाँ पे आए और अलग अलग की विविधता को उन्होंने परिभाषित किया। तो हम देख लिए कि कैसे
ज्योग्राफिकल कारण और हिस्टोरिकल फैक्टर विविधताओं को परिभाषित करते हैं। अब बात आती है कि ये जो डाइवर्सिटी है, यदि हम भारत में बात करें तो एक सिग्निफिकेंट टर्म आता है, वो टर्म होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब ये अब तो हम मान लिया कि ठीक है, भारत में अलग तरह के धर्म है, बहुत सारे तरह के भाषाएं हैं, जीवन यापन करने वाले अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, पर उन सारे विविधताओं में एक एकता है। मतलब हर तरह के लोग एक दूसरे की जो विविधता है उसको मानते भी है, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। उसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि उसका धर्म गलत है, उसका भाषाएं गलत है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने अपने भाषाओं पे प्राउड करते हैं, पर दूसरे की भाषाओं को डिमीन भी नहीं करते, हम उनको मानते भी हैं। ये जो डाइवर्सिटी है हमारे लेगेसी में मिली है। हम जैसे हम बात करें, क्या करें, वो अचानक से नहीं आई है, वो भौगोलिक स्थिति थी, एक ऐतिहासिक स्थिति थी जिसके कारण ये सब विविधताएं जन्म ली हमारे समाज में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। वो हमारे स्ट्रेंथ का एक कारण है, और ये कारण हम का जो एक अच्छा हम परिणाम देखे तो हमारे जो हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका यूज हुआ था कि जो हम ब्रिटिशर्स के सामने अलग अलग समुदाय के लोग, इस्लाम के लोग, हिंदू के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग अपने तरीकों से ब्रिटिशर्स को उन्होंने चैलेंज किया था। जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ना पड़ा था। तो यह क्या हुआ कि हमारा जो डाइवर्सिटी है सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बना, हमारे मजबूती का एक कारण बना। तो वही इस चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और यदि हम बात करें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो हम जो हमारे पंडित प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पहली बार इस टर्म का यूज किया था कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, जो इंडिया में विविधता है उसमें एक एकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं विविधता में एकता। तो इस चैप्टर में यही डिस्कस किया हुआ कि डाइवर्सिटी क्या है, वो उसका इमेज क्या है, उसका क्या क्या वे में डाइवर्सिटी हम देखते हैं हमारे समाज में, और वो कैसे विविधता जो है हमारे इंडिया में आया, और उसका कारण क्या था। तो हमने इन्हीं चीजों पे अभी हमने बात किया। अब हम अगले चैप्टर में ये देखेंगे कि इस विविधता का एक नेगेटिव यूज क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस विविधता को एक नेगेटिव वे में यूज करते हैं, जिसके कारण हमारे समाज में एक असमानताएं भी पैदा होती है, एक एक इंस्टेबिलिटी भी एक पैदा होती है, चाहे वो दंगा हो, फसाद हो, या फिर एक दूसरे को गलत वे में देखना हो। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं मुद्दों में बात करेंगे। थैंक यू।